नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत प्रदान करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन को देख रहे हैं। घटनाचक्र पूर्वावलोकन दोस्तों, ये हमारा इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट है, ठीक, पर्यावरण वाला सेगमेंट है। इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और रामसर सम्मेलन और जैव विविधता इतना देख लिया है। आज हमारा टॉपिक है हरितगृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसके पहले दोस्तों आपको बता दूं, आपके कुछ वीडियो पेट से संबंधित हैं और जो आपको प्लेलिस्ट बन चुकी है आप वहां जाके दे सकते हैं, और कुछ ही वीडियो आपके उस पे क्या नाम है कि प्लेलिस्ट बन चुकी है। घटना चक्र जैसे जियोग्राफी सेगमेंट कंप्लीट है, ये घटना चक्र पॉलिटी वाली सेगमेंट कंप्लीट है, आप वहां पे जाके इसका लाभ उठा सकते हैं। राइट, चलिए चलते हैं। आज का देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए। ग्रीन हाउस है क्या, इसे हम समझते हैं पहले क्या है। दरअसल है क्या, यूरोप वगैरह में क्या होता है, ठंडी बहुत पड़ती है। क्या होती है, ठंडी बहुत पड़ती है। अब ठंडी पड़ने की वजह से क्या होता है, वहां पर मान लीजिए वहां पे ऐसे कांच के घर बनाए जाते हैं ऐसे। अब यहाँ क्या है, सन की रेज आती है और सन की रेज आती है, इसी ट्रैप हो जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इसका रीजन क्या है, इससे क्या होता है, जब कांच वाले घर में इस कांच वाले घर में सनलाइट ट्रैप हो जाती है तो यहाँ हीट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। उस हीट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा खासा हो जाता है। ये तो हो गई जहां से शब्द लिया गया ग्रीन हाउस। लेकिन इधर आइए, ये अपनी पृथ्वी माता है। अब इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, अब वायुमंडल में क्या हुआ कि सन की रेस आई, सन की रेज आई तो पृथ्वी तक पहुंची, पृथ्वी ने अवशोषित किया। लेकिन हुआ क्या, पृथ्वी के वातावरण में कुछ पाए जाते थे क्या, ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या काम करते हैं, ये आवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं। क्या होते हैं आवरक्त विकिरण, क्या होता है, जो विकिरण पृथ्वी अपने आप से छोड़ती है उसे या पार्थिव विकिरण कहते हैं, या आवरक्त विकिरण उसे कहा जाता है। अब होता क्या है, जब ये छोड़ी पृथ्वी, ये ग्रीन हाउस गैस उसे क्या कर लिए, अवशोषित कर लिए। जब अवशोषित कर लिए तो हुआ क्या, पहले जो टेम्परेचर यहाँ पे था, मान चलिए यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री रहा होगा, तो बढ़ के कितना हो, 25 हो गया। अब आप कह रही सर 5 डिग्री घट गया, तीसरे क्या बढ़ गया, तीसरे हमारे क्या जाता है, होता है जाता है। अब मान चलिए, अब जब बढ़ गया पृथ्वी का टेम्परेचर तो हम सभी लोग परेशान होंगे। परेशान होने के साथ साथ होता क्या है, आपको जो पोल्स है, यहाँ पे क्या मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पोल्स पाए जाते हैं, खास करके यहाँ पर देखिएगा, ये वाला सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट। अब इस सेगमेंट में आइस का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बर्फ का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसे हम क्रायोस्फीयर कहते हैं। अब जब तापमान बढ़ेगा तो ये गलेंगे, गलना शुरू हो जाएंगे। जब ये गलना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, एक तो पहली चीज, इनके समुद्र का जो जलस्तर होगा ये बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर जब बढ़ जाएगा तो होगा क्या, इससे जो तटीय देश है, जो समुद्र के किनारे छोटे छोटे देश है, तटीय देश है, उनके डूबने की आशंका रहेगी। जैसे अभी आपने सुना होगा, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। जकार्ता से अपनी राजधानी चेंज करके जो उसका कालीमंतन द्वीप है, बोर्नियो वाले द्वीप है, उस पर ले जाने की, शिफ्ट करने की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसको पता है जकार्ता कुछ समय में डूबने वाला है। ये सब कैसी घटना है, ये घटनाएं ऐसी हैं जिसके वजह से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई। ग्लोबल वार्मिंग से आइस पिघले, आइस पिघलने से समुद्र स्तर का आपका बढ़ गया, उसके बढ़ने से क्या हो गया, आपका ये समस्या क्रिएट हो गई। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। राइट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए, आप यही इसी संबंधित हमें चीजों को पढ़ना है और इसी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। इसका मतलब क्या है, जो सन की रेज आते हैं किस रूप में आते हैं, विद्युत चुंबकीय रेज के रूप में आते हैं। ठीक है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा में मुख्यतः पराबैंगनी, दृष्टिगोचर और आवर्त विकिरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं सौर ऊर्जा में, पराबैंगनी होता है, दृष्टिगोचर बने जिसे हम दृश्य तरंगे कहते हैं, और आवर्त विकिरण होता है। इनमें नुकसानदायक कौन है, पराबैंगनी विकिरण, जो आपको शरीर के लिए या अपने जीव के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। वो कौन से विकिरण है, आपका
आपका है पराबैंगनी। और जो आपके ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर क्या करती है, इसको अवशोषित कर लेती है। ओजोन लेयर क्या करती है, अवशोषित कर लेते हैं। जबकि दृष्टिगोचर और अवरक्त विकिरण पृथ्वी पर उष्मीय विकिरण के रूप में पहुंचते हैं। यानी ये जो तरंगे होती हैं पृथ्वी पर किस रूप में बनती है, ये उष्मा के रूप में पहुंचती हैं। ठीक है। उष्मीय विकिरण पहले धरातल पर को गर्म करते हैं और फिर इसी गर्मी को विकिरण से संवहन और चालन द्वारा वायुमंडल में गर्म करते हैं। संवहन और चालन क्या होता है, संवहन और चालन ऊर्जा ट्रांसफर के हीट ट्रांसफर की एक मेथड है, जिसके माध्यम से क्या होता है, ये हीट फिर से दोबारा वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। एक एक करके समझते हैं। विकिरण, संवहन और चालन, तीन मेथड होते हैं। ये तीन मेथड का है कि हीट ट्रांसफर के मेथड है। समझते हैं तीनों क्या अंतर है। मान लीजिए विकिरण क्या होता है, देखते हैं। मान लीजिए सन है, सन से अगर कोई, ये पृथ्वी है, सन है, सूर्य भगवान है, पृथ्वी है, यहां से यहां तक जब कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पहुंचता है और मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो कैसा होता है, विकिरण होता है। क्या होता है, विकिरण होता है। ठीक है। संवहन क्या होता है, मान लीजिए अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, यहां से जब कोई मतलब कि चीजें, जैसे वाटर है, वाटर वाटर वाष्पोत्सर्जन करके जब ऊपर जाता है, वो किस क्रिया के माध्यम से होता है, संवहन के माध्यम से होता है। कौन होता है, संवहन। ठीक है। मान लीजिए एक राड है, ये राड है, राड के एक सिरा हीट करिए और इस सिरे तक पहुंच जाए गर्मी। जैसे आप लोग चिमटा वगैरह जब यूज करते होंगे खाने वगैरह में, आपने देखा चिमटा का आगे वाला हिस्सा तो होता है गर्म, लेकिन कुछ देर बाद आप फील करेंगे इधर भी गर्म होने लगता है। क्यों, ये किस वजह से होता है, ये चालन होता है। क्या होता है, ये चालन। देखिए ये हीट ट्रांसफर के मेथड्स है। ठीक, कह रहा है इसी माध्यम से क्या होता है, पृथ्वी पर भी उष्मा पहुंचती है। ठीक है। सूर्य की उष्मा से गर्म होने के बाद पृथ्वी ठंडी होने लगती है। जब उष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन अन्य उष्मारोधी गैस से इस उष्मा को कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं। देखिए जैसे इस मैप में आके देखिएगा, जैसे बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये जो पार्थिव पृथ्वी थी, पृथ्वी ने इंफ्रारेड रेड को छोड़ दिया ऊपर की तरफ, अब जा रहे थे, कुछ भाग तो गया, कुछ भाग तो एकदम निकल गया, लेकिन कुछ भाग ऐसे थे जो वो वायुमंडल ग्रीन हाउस गैसों के लिए रुक गए, ग्रीन हाउस गैसों के कारण रुक गए। ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सीएफसी है, सीएफसी है, जलवाष्प है। ठीक है। ये कुछ ऐसे गैसें हैं जिनकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर ये जो पृथ्वी पार्थिव विकिरण है वो रुक जाती है और पृथ्वी को हीट करती है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। और उष्मा को पुनः धरातल पर भेज देती है, ठीक है, या वापस कर देती है, जिससे वायुमंडल के निचले भाग अतिरिक्त उष्मा एकत्र हो जाती है। इससे क्या होता है, जो वायुमंडलीय भाग है इसमें क्या होता है, हीट अधिक हो जाता है। पृथ्वी की उष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है। मैंने कहा जो पार्थिव विकिरण होता है, जो पृथ्वी से विकिरण, ये ध्यान दीजिएगा, ये इधर आइए, ये जो निकल रही किस रूप में, अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड के रूप में निकलती है। ठीक है, चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार आपसे पूछा गया प्रश्न है। जिसे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसें को अवशोषित कर लेती हैं। ये क्या करती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं पार्थिव विकिरण को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, चलिए। विगत कुछ वर्षों में इन उष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण औसत तापमान में वृद्धि हो गई है, जिसे भूमंडलीय तापन कहा जा रहा है। मतलब क्या है कि अब कह रहा है भाई साहब, ये जो गैसें हैं, चूंकि हम लोग क्या करें, गाड़ियां बहुत चला रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कर रहे हैं, बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, इससे क्या होता है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती है इनका उत्सर्जन बहुत अधिक हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन अधिक होने की वजह से क्या हो रहा है, इससे वायुमंडल में तापमान में अधिक वृद्धि हो रही है। ठीक है। चलिए, ध्यातत्व है कि जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गृह जैसी संकल्पना दी थी। हरित गृह गैस की जो संकल्पना दी थी कौन है, जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह, उपग्रह, वातावरण में मौजूद कुछ गैसों या उस ग्रह के वातावरण की अपेक्षा अधिक बनने को मदद करती है। यानी ग्रीन हाउस गैस कैसा है, ये नेचुरल प्रक्रिया, किसी आदमी ने नहीं किया है, बल्कि क्या है, ये अपने आप इस गैसों को बढ़ा देता है, इससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। राइट। चलिए, विश्वव्यापी ताप में वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। ये जो तापमान बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, उसका एक बड़ा वजह क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं और ठीक उसी प्रकार की होती हैं। ठीक, क्या करती हैं? वातावरण की जो ऊष्मा होती है उसको खींच लेती हैं। ठीक है, आइए, और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडलीय गैस से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि क्या करती है? अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है। ये आपसे पूछा गया प्रश्न है, आखिर जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो कौन सी विकिरण को अवशोषित करती है? क्या होगा इसका आंसर? अवरक्त विकिरण। क्या होगा? अवरक्त विकिरण। ठीक है, अतः ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज को अंतर्गत विकिरण अवशोषित कर उत्सर्जन करती है। इसका मतलब क्या है? ये कैसा है कि पृथ्वी से निकलने वाली अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं, फिर ये दोबारा पृथ्वी पर वापस कर देते हैं। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी दिखिएगा? इधर ही थोड़ा रंग चेंज कर लिया जाए। देखिए, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। चलिए, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड में N2O भी ग्रीन हाउस गैस है, परंतु इनका योगदान गैसों की अपेक्षा अन्य जो गैसें हैं उनकी अपेक्षा कम है। अब यहाँ एक लिस्ट दी गई है कि किसका कितना योगदान है, कौन कितने समय तक आपका प्रभारी रहता है या उत्सर्जन करता है या हीट बनाए रखता है, उसका आंसर देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 66%, मीथेन 16%, HCFC 2%, नाइट्रस ऑक्साइड 7%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 8%, अन्य जो है आपका 1%। ठीक है, चलिए, अब देखिएगा जहां से प्रश्न बनता है, ध्यातोक्त है कि पर्यावरण के सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस जलवाष्प है। ध्यान दीजिएगा, जो जो जलवाष्प होता है ये हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब सोचिए, जब 100 डिग्री हो जाता है पानी, क्या होता है? तब जलवाष्प में चेंज होता है या वही जलवाष्प है? तो इसका मतलब क्या है? वायुमंडल तापमान कितना वृद्धि करेगा? यानी वायुमंडल जो तापमान होता है सबसे अधिक जो वृद्धि करता है उसमें क्या है? आपका जलवाष्प है। जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। राइट, चलिए, वही दूसरी ओर हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं। ये सब छोड़िए, गया ये जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल IPCC द्वारा चिन्हित 6 प्रमुख हरित गैसें हैं। कौन कौन सी? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। किस लिए ये जानी जाती है? अम्ल वर्षा के लिए जानी जाती है। किसके लिए जाती है? एसिड रेन के लिए जानी जाती है। ठीक है जी, उत्तरदायी गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैस निम्न में से कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, SF और NF3 आदि अप्रत्यक्ष रूप से गैसें हैं। और अप्रत्यक्ष गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। ये सब क्या है आपके? अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैसें को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं इससे संबंधित जो MCQ बनाया पूछा में उसको। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, क्या है? जिसमें पौधे उगने के लिए समान तापमान प्राप्त करते हैं, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसमें बंजर पर्वत और पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, या जिसमें गहरे पानी का रंग हरा हो निकलता है। क्या होगा? वायुमंडल में जो तापमान वृद्धि होता है क्या होता है? इंफ्रारेड होता है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान का बढ़ना, यही क्या है? आपका ग्रीन हाउस गैस है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, यहां से प्रश्न बहुत हार्ड नहीं बनते इन्वायरमेंट से, बस है आपको जानना है, सीखना है कि प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए, ग्रीन हाउस गैस क्या है? पूछा क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है बताइएगा। ऑप्शन क्या है? गैसों का वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण में गर्म होना, ये क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ग्रीन हाउस गैस संकल्पना किसने दिया था? जोसेफ फैरियर। जिसने किया था? जोसेफ फैरियर ने किया। ठीक है, चलिए, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। क्यों होती है? जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन से नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होता, बल्कि किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, मीथेन हो जाए, आपका
जलवाष्प हो जाए, ये जो गैसें बढ़ती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। राइट, चलिए आगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान करता है? कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये सब, और सब क्या है आपके आपके ग्रीन हाउस गैसेज है। अन्य ऑप्शन अमोनियस कोई मतलब ही नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब है, सल्फर डाइऑक्साइड किससे? एसिड रेन से। किससे? एसिड रेन से। ठीक है, चलिए, ये देखिए दे रखा है, फिर से एक बार योगदान दे रखा है। 66% कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन 16%, HCFC 2%, नाइट्रस ऑक्साइड 7%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका 8%। ठीक है, चलिए, वैश्विक तापमान वृद्धि में निम्नलिखित में कौन सा गैस योगदान अधिकतम देता है? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपसे घटता हुआ क्रम पूछ लिया है कि ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक प्रभाव, उससे कम करके क्रम पूछा है। अब ये बताइएगा, सबसे ज्यादा किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं काट दो। उसके बाद किसका होता है? मीथेन। ठीक है, उसके बाद किसका होता है? CFC। उसके बाद किसका है? नाइट्रस ऑक्साइड। यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? जलवाष्प। जलवाष्प जो होती है, जलवाष्प निकलते कहां से? एक तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, दूसरा, चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है, कौन कौन सा है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। उपयुक्त में से एक देखो, ऑप्शन ये क्या होगा इसमें? सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? कौन से ऑप्शन क्या है आपके सामने? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन। आर्गन जो है आपकी नोबल गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए, ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक तापमान में जो वृद्धि होता है उसे क्या कहता है? हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग जो वृद्धि होता है क्या कहा जाता है? उसे हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापमान या उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? ऑप्शन क्या है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये क्या करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग में कोई योगदान नहीं करते, बल्कि मीथेन करता है, जलवाष्प करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों करते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाया जाना ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं, कौन सा होगा आपका? ऑप्शन क्या है आपका? नाइट्रोजन है, मीथेन, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन। ओजोन क्या है दोस्तों? एक लेयर है। ये क्या काम करती है? ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। किसको? पराबैंगनी को, ना कि ये ग्रीन हाउस गैस को क्रिएट करती है। ठीक है, चलिए आगे। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, भूमि के तापमान वृद्धि करती है, क्या है उसका? मीथेन। मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है धान खेत के अलावा? मीथेन बहुत जगह से निकलती है। कहाँ? धान के खेत से निकलती है, कोयले के खदान से निकलती है, घरेलू पशुओं को निकलती है। ये सब क्या है? या दीमक जहां लग जाए, दीमक जहां लगते हैं वहां भी आपकी मीथेन गैस होती है। ठीक है, अब पूछा है, निम्न समुच्चय में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, क्लोरीन, क्लोरीन हटा दीजिए, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और मीथेन, इथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हटा दो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। ये आपका सही है, ये आपका सबसे सही है, बाकी आपका गड़बड़ है। ठीक है, चलिए इधर आ जाइएगा, वही प्रश्न है, आ जाइए। उत्तराखंड का है, 2016 दो बार दे रखा है, प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न रिपीट कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन क्या हो इसका? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, या फिर मीथेन। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? क्या होगा इसका ऑप्शन? आपका मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये प्रश्न रिपीट बहुत और छोड़ देते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ क्योंकि अगर आप गैसों का नाम पता है, उन गैसों का नाम पता है, तो स्वाभाविक है आपसे यहाँ गलती होने वाला नहीं। चाहे जितने बार चाहे जैसे घुमा घुमा कर पूछें, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हरे ग्रीन हाउस का प्रभाव और कारण क्या है। ठीक है, प्रभाव का कारण क्या है देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर
जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों को है। कैसे? ये क्या है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं और जीवन प्रदायनी यानी ऑक्सीजन को देते हैं। तो पौधों के लिए तो लाभदायक है और हमारे जीवन के लिए पौधे लाभदायक है, इसलिए क्या है, और भूमंडलीय तापन में का मुख्य कारण है। लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्र ताप पादपों और भूमि पर पौधों पर मिट्टी मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पादप पल्लवक या फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जितने हम लोग उत्पन्न करते हैं उसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। राइट, चलिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग गैसों जैसे के विपरीत क्या करती है, संभावित रूप से फायदेमंद है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग गैसें कई हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपके लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, इसे किस रूप में प्रयोग करते हैं, इसे अपने भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पौधे उन्हें ऊर्जा और वृद्धि और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के लिए क्या उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाले ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से हैं, देखिएगा। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा ही जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता जलवाष्प के अतिरिक्त अन्य ग्रीन हाउस गैस की तुलना में सबसे अधिक है। क्या है, वायुमंडल में इसकी उपस्थिति क्या है, अन्य गैसों की तुलना में सबसे अधिक। ध्यातत्व पिछले कुछ दशकों में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही। क्यों? क्योंकि हम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से नगरीकरण और औद्योगिकरण कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा में वृद्धि हो रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख गैस है। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन के कारण 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 315 ppm था, यानी पार्ट्स पर मिलियन था। लेकिन आज कितना है, 415, यानी लगभग 100 आपका बढ़ चुका है। ठीक है, और 21वीं सदी के पूरा होने तक यह करीब 650 से 950 तक बढ़ जाएगा। सोचो भैया, गर्मी के तापमान कितना, लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाएगा। सोचिए अभी क्या है, 41-42 जब गर्मी में पहुंचता है तो नानी याद आती है, तब क्या होगा, तब तो नाना याद आएंगे। ठीक है, चलिए। विश्व विज्ञान संगठन WMO के अनुसार पूरे औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 या 0.03 या 0.038% है। ध्यान देने इतना है। ठीक है, जिससे वायुमंडल में समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता है। इससे क्या होता है, इसमें जीवों के मध्य में और इनके मध्य में क्या होता है, संतुलन बना रहता है। ध्यातत्व तो है कि मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका स्रोत क्या है, बायोगैस से। कहाँ कहाँ से आता है यह जीवाणु जो अपघटित होते हैं, अपघटन करते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है, आपका मीथेन का उत्सर्जन होता है। कहाँ से, एक पशुओं को जुगाली करने में, दूसरे हरित गैस के और वायु प्रदूषक के रूप में इसका प्रयोग होते हैं। ठीक है, धान के खेत में, कोयले की खदान में, घरेलू पशुओं को वातावरण में, ये सब क्या है, मीथेन को उत्सर्जन के स्रोत है। ठीक है, जैसे आर्द्र भूमियां हो गई, हाइड्रेट्स हो गई, सब क्या होते हैं आपके यहाँ पे, आर्द्र भूमियां वगैरह क्या होते हैं, मीथेन को उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए, मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप पर उच्च ताप पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ में जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। जब मीथेन बर्फ के रूप में जम जाती है उसे क्या कहा जाता है, मीथेन हाइड्रेट कहा जाता है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहा जाता है। पिघलने पर पुनः प्रकृति में गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, अगर ये पुनः, जैसे जो आपके पोल होते हैं, जैसे साइबेरिया वगैरह क्षेत्र में, वहां कहा जाता है मीथेन बहुत दबे हैं, उसका एक बड़ा रीजन यही है। ठीक है, यह आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव, टुंड्रा एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे, महाद्वीपीय उपांतों तलछटों में, गहरी स्थलीय निकायों में ये क्या है, आपको मीथेन हाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इधर आइए, चावल की खेती के से संबंधित अवायवीय परिस्थिति
मेथेन उत्सर्जन के कारक हैं। जैसे चावल की खेती जो होती है वहां से क्या होता है, आपका मेथेन का उत्सर्जन भी होता है। जबकि नाइट्रोजन आधारित उर्वरक का प्रयोग किए जाते हैं, जबकि किष्ट मृदा में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानवीय मानव जनित या मानवीय वायुमंडल वायुमंडलीय प्रदूषक में जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन दो प्रमुख कारक हैं। पहला क्या है, कार्बन का उत्सर्जन और कार्बन का अवशोषक में कमी लाना। जैसा कह रहा है, जो जलवायु परिवर्तन होगा, अगर मीथेन की मात्रा अधिक हो गई, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा अधिक हो गई, तो क्या होगा, इससे जलवायु में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नासा, अब इधर आएगी, इधर में ध्यान दीजिएगा। अब जो फसल या जैव मात्रा दहन से कौन कौन सी गैस निकलती है इसके देखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बीसीओसी, मीथेन, बीओसी और ये सब गैसें क्या, ओजोन वगैरह निकलती हैं। ठीक है, अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन और मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्राइड्स, ये सब क्या है, जब कोई जैव फसल अवशेष जैसे धान, गेहूं आदि जब जलाया जाता है तब ये सब गैसें निकलती हैं। और तभी क्या है, कोर्ट ने इन सब पे पाबंदी लगा दी। कोर्ट ने क्या कर दिया, इन सब पर पाबंदी लगा दी है। ठीक है, अब चलते हैं इनसे संबंधित जो प्रश्न बने आपके एग्जाम में, इसको देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण या ओजोन परत में क्षरण, ये सब क्या है, सभी क्या है, आपके जलवायु परिवर्तन के कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मुख्यतः निम्न वजहों से है। किसके वजह से, हरित गैस से, प्रदूषण से, उपयुक्त सभी। किससे दोस्तों, सभी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कौन से दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। हानिकारक कैसे, क्योंकि हम नहीं ले सकते, ये वैश्विक तापमान या जलवायु परिवर्तन करती है। लाभदायक कैसे, इसका प्रयोग क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में करते हैं। ठीक है, आगे कार्बन निषेचन क्या है। कार्बन निषेचन दोस्तों वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कार्बन को कार्बन को पृथ्वी पर जब बढ़ जाता है उसको कम कर लिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कार्बन निषेचन, या पादप में वृद्धि करके कार्बन की मात्रा कम कर ली जाती है, इसे क्या कार्बन निषेचन कहा जाता है। जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई ताप वृद्धि, इसे क्या कहा जाता है, कार्बन। ठीक है, इसे जब यूपीएससी में जब प्रश्न पूछा था खलबली मचा दिया था। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के कारक हैं। जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रज्वलन, बिल्कुल। तेल चलित स्वचालित वाहनों में विस्फोटक, चलो ये भी सही है। अत्यधिक वनोन्मूलन, ये भी सही है। अब बताइए कि क्या सौर में दशक में वृद्धि ये जलवायु परिवर्तन कारण होगा कि नहीं है। भाई साहब ये बताइए, सौर दशक से वृद्धि से क्या मतलब, इतने दूर से क्या होगा, केवल 1, 2 और 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित पर विचार करिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। कह रहा है फसल जैव मात्रा में अवशेषों में दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से मुक्त होते हैं। ऑप्शन क्या है सामने, 1, 2, 3, 4, इन चारों। ये क्या है, चारों अवशेष क्या है, कार्बन। ये जैव जब कोई चलाया जाता है, कोई फसल जलाई जाती है, पराली, पराली आपने नाम सुना होगा, जब पराली जलाई जाती है ये सब निकलते हैं। ठीक है, चलिए इधर आइएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, बताइएगा कौन से दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, बार बार हम लोग चर्चा करें, कार्बन डाइऑक्साइड क्या सबसे अधिक है। वैश्विक उष्मन उत्सर्जन का कारण क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है। भूमंडलीय उष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता की कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कई प्रश्न इतनी बार पूछ लिया है, ऊब गए हैं लोग पढ़ते पढ़ते, मैं भी उब गया हूं। चलो अब कह रहा है मेथेन के स्रोत हैं। निम्नलिखित में से मेथेन स्रोत कौन कौन से, कोयला है, धान खेत है, आर्द्रभूमि है, पालतू पशु है, बिल्कुल चारों क्या है आपके मेथेन के स्रोत हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेथेन के निम्न में से किसमें निकलती है, कहां से निकलती है, धान खेत से निकलती है, बिल्कुल। दीमक से निकलती है, बिल्कुल, दोनों से। ठीक है, आगे गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, क्या नाम उसका, मेथेन। मेथेन क्या करती है, धान के गैस खेत से निकलती है। ठीक है, धान के खेत से क्या निकलती है, मेथेन निकलती है। फिर से इधर आइएगा। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी मेथेन और नाइट्रोजन का ऑक्साइड के दोनों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भिद स्रोत है, धान। धान में क्या होता है आपका, नाइट्रोजन और मेथेन दोनों निकलता है।
फिर से वही प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं में क्या निकलता है? मीथेन। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके पेट से क्या निकलता है? वहां से मीथेन निकलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका कि ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या है। ठीक है, चलिए।